Your civil services dream takes shape with us. We are Delhi IAS Academy. Your dreams, our duty. नमस्कार मित्रों, मैं विनय पाठक दिल्ली आईएएस के इस YouTube प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली बार मैं आप सबके साथ जुड़ा हुआ था बजट और आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 को लेकर। अभी जो बजट आपका वर्ष 2023-24 और आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2022-23 के लिए आया हुआ है, उसको लेकर हम यहाँ पर कुल 5 वीडियो की एक श्रृंखला के माध्यम से जो आपके वनडे एग्जाम और विशेषता देखा जाए पीएससी और व्यापम के द्वारा जो परीक्षाएं ली जाती हैं, उन परीक्षाओं में जो आंकड़े आपको याद करने की जरूरत है या जहां से प्रश्न बनने की प्रबल संभावनाएं हैं, उनको लेकर यहाँ पर इस वीडियो में हम ध्यान देने वाले हैं। चलिए, पिछले क्लास में आपको ध्यान होगा कि ये आपके दूसरे क्रम का वीडियो है, यानी इससे पहले एक वीडियो और आ चुका है और उस वीडियो में हमने एक सतही तौर पर सभी मतलब हम कहेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड या विद्युत से रिलेटेड सभी में हमने सतही तौर पर चीजों को देखा हुआ है। आज के इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर और विद्युत से संबंधित फैक्ट को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, यहाँ पर एग्रीकल्चर यानी कृषि। तो अगर आप देखेंगे पीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा अथवा पीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली ऐसी परीक्षाएं जिसमें एग्जाम के बाद सीधे सीधे इंटरव्यू का दौर रहता है, यानी मेंस नहीं रहते, क्योंकि हम अधिकतर देखते हैं 2 ही प्रकार की परीक्षाएं होती हैं पीएससी के द्वारा। तो इसमें आपको देखने के लिए मिलता है कि एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन, आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्रीकल्चर पार्ट से आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत आता है। यदि हम देखेंगे तो छत्तीसगढ़ राज्य की 80% जनसंख्या, थोड़े से डिजिट है, उनको ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि छत्तीसगढ़ की जो पॉपुलेशन, जो कि अब संभवतः काफी पिछली बार की जनगणना की तुलना में एक बड़ी वृद्धि, एक जनगणना से संबंधित जो आपके आंकड़े हैं उसका हम एक अलग वीडियो में देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का 80% जो भाग है वो कृषि अथवा कृषि से जुड़े हुए कार्यों में संलग्न है। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में कुल 40,10,000 फार्मर्स फैमिली है, यानी 40,10,000 कृषक परिवार छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं और इस 40,10,000 परिवार में लगभग 82% जो हैं लघु और सीमांत श्रेणी के कृषक आते हैं। लघु और सीमांत क्या है? तो यदि हम बात करेंगे तो सीमांत ऐसे होते हैं जिनके पास 0 से 1 हेक्टेयर की एग्रीकल्चर फार्म लैंड्स होते हैं, यानी कृषि के लिए जो भूमि का आकार है वो भूमि आकार 0 से लेकर 1 हेक्टेयर के बीच में होता है। इसी प्रकार से जो लघु कृषक होते हैं उनके भूमि का आकार 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में होता है। तो हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो कृषक परिवार हैं, उन कृषक परिवारों में कृषि जोत का आकार 0 से 2 हेक्टेयर के बीच में सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलता है और इनकी पॉपुलेशन जो है टोटल फार्म जो आपके हम कहेंगे कृषक परिवार है, उस टोटल कृषक परिवार का 82% इसी की श्रेणी में आते हैं। यदि हम देखें तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में 36% जो है आपका क्षेत्र सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। तो राज्य की सिंचाई सुविधा अगर हम बात करेंगे तो 36% है। छत्तीसगढ़ राज्य में 52% जो सिंचाई की जाती है, यानी 52% जो है वो जलाशय एवं नहरों के द्वारा की जाती है। तो सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन हम देखेंगे अगर इरिगेशन का, तो इरिगेशन में सबसे ज्यादा भागीदारी हमको नहर के द्वारा और जलाशयों के द्वारा देखने के लिए मिलती है। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य के 55% ऐसी भूमियां हैं जहां पर ड्यूल क्रॉप लिया जा सकता है, लेकिन सिंचाई सुविधा की कमी के कारण वहां पर केवल एक ही फसल से संतोष करना पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे डिजिट हैं जिनको सीधे तौर पर आपको याद करने की जरूरत है। पहला, छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग 80% जनसंख्या जो है कृषि अथवा कृषि से जुड़े हुए संलग्न कार्य में जुड़े हुए हैं। दूसरा, छत्तीसगढ़ में 40,10,000 एग्रीकल्चर फार्मर फैमिली है और उसमें से 82% जो है मार्जिनल और स्मॉल लैंड होल्डिंग फैमिली है। तीसरा, सबसे ज्यादा इरिगेशन जो होता है 52% आपके हम कहेंगे जलाशय और नलकूप नहरों पर आधारित है और राज्य में कुल 36% जो है सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। इसी प्रकार 55% ऐसी काष्ठ भूमियां हैं जहां पर सिंचाई की कमी के कारण
वहां पर दो फसली ना होकर केवल एक ही फसल से संतोष करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट, अगर हम राज्य के जीएसडीपी की बात करें यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बात करेंगे, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो 9.89% का योगदान रखता है। वर्ष 2000 यहां पर याद रखेंगे आप, वर्ष 2022-23 के लिए जो योगदान रहा आर्थिक सर्वेक्षण में वो कितना है, 9.89% है, जो पिछली बार की तुलना में 6.53% की वृद्धि दिखाता है। यदि अमाउंट की बात करेंगे तो आप कह सकते हैं ये 26,98,261 करोड़ का योगदान रखता है। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 2 ही डिजिट इंपॉर्टेंट रहते हैं कि इस बार जो पार्टिसिपेशन है वो 9.89% है और उसमें पिछले बार की तुलना में वृद्धि अगर हम देखेंगे तो 6.53% है। ठीक है, खास बात अगर हम देखें तो हमको यहाँ पर जो जानने वाली बात है वो ये हम कह सकते हैं कि जो सिंचाई की स्थिति अगर हम देखें कि हमारे पास जो भूमि है और उस भूमि में हम सिंचाई कर पाए, तो देखिए शुद्ध और नीरा, द्विफसली और ग्रॉस, तो याद रखेंगे नेट इरिगेशन, ड्यूल क्रॉप इरिगेशन और दूसरा यहाँ पर ग्रॉस इरिगेशन, ये 3 श्रेणियों में जब हम विभाजित करते हैं तो यहाँ पर जो प्रश्न ध्यान रखिएगा, ये वाली श्रेणी से एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो चूंकि आपको पता है कि अब छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 33 जिले हैं, जिलों की संख्या अब कितनी हो गई है, 33। तो पहले हम जो 28 के लिए पढ़ते थे वही आंकड़ा अभी भी हमारा 33 के लिए मौजूद है। यानी सबसे ज्यादा अगर सिंचाई की संभावना देखें तो सभी स्थितियों में सबसे ज्यादा सिंचाई की संभावना राजनांदगांव जिले में है। चाहे हम नेट इरिगेशन की बात करें या हम ड्यूल क्रॉप इरिगेशन की बात करें या हम इसको ग्रॉस इरिगेशन की बात करें, तीनों कंडीशन में सबसे ज्यादा सिंचाई क्षमता राजनांदगांव जिले की है। आपको ये डिजिट याद करने की उतनी आवश्यकता नहीं है, आप केवल नाम बस याद करने की सबसे ज्यादा सिंचाई राजनांदगांव में है। और सबसे कम सिंचाई की जो स्थिति बनती है वो नारायणपुर जिले में बनती है। तो आप बताएंगे जो नेट इरिगेशन है या ग्रॉस इरिगेशन है, दोनों की कंडीशन में सबसे कम सिंचाई क्षमता जो है वो नारायणपुर जिले की है। लेकिन जो ड्यूल इरिगेशन की बात करते हैं जिसमें यहाँ पे हम यूज करते हैं ना द्विफसली सिंचाई क्षमता की बात करेंगे तो वो सबसे कम आपका कहां आता है, बीजापुर में। बीजापुर में मात्र 54 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई क्षमता अवेलेबल है। तो ध्यान रखिएगा, इसको एग्जाम में पूछता है कि आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा सिंचाई क्षमता किस जिले की है। तो आप याद रखेंगे चाहे वो शुद्ध सिंचाई क्षमता हो, चाहे वो द्विफसली हो और चाहे वो सकल हो, तीनों में सर्वाधिक आपका राजनांदगांव जिला है। इसके अलावा द्विफसली में सबसे कम बीजापुर का है। ठीक है, याद रखेंगे सबसे कम किसका है, तो आप बताएंगे सबसे कम बीजापुर का है। और उसके बाद अन्य की श्रेणी में अगर हम ध्यान देंगे तो सबसे कम नारायणपुर दोनों की श्रेणी में आता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। देखिए आपके एग्जाम में कृषि क्षेत्र में ये क्वेश्चन बनता है कि सबसे अधिक वृद्धि दर अथवा सबसे कम वृद्धि दर कब देखी गई। तो आप ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा ये 3 पॉइंट पर क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहला मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, मैक्सिमम ग्रोथ रेट, मिनिमम ग्रोथ रेट। तो जब हम बात करेंगे सर्वाधिक योगदान का तो आप बताएंगे वर्ष 2020-21 में सबसे अधिक योगदान देखा गया। वर्ष 2018-19 में सबसे अधिक वृद्धि देखा गया और वर्ष 2017-18 में सबसे कम वृद्धि देखा गया। और खास तौर पे जो वर्ष 2017-18 की वृद्धि दर है वो कैसा है आपका, निगेटिव यानी ऋणात्मक में है और ये है 18.73। तो ध्यान रखिएगा एग्रीकल्चर में ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि बताइए कि सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट कब रहा। ठीक है, पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा कब रहा, ग्रोथ रेट निगेटिव कब रहा। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। अगर इधर के डिजिट आपको याद हो तो बहुत अच्छा है, नहीं याद हो रहा है तो कोई बात नहीं। तो इसको अगर क्रम से आप अरेंज कर पाए तो 17-18, 18-19, 20-21 इस प्रकार से आप याद करने का प्रयास करें। यानी 17 में ध्यान दीजिएगा, 17 में, या आपको तो पता होता है हमेशा हम वर्ष को सीक्वेंस में लेते हैं, तो आप इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि 17 में जो है सबसे कम वृद्धि दर रहा और वो था -18.73।
इसके ठीक एक साल बाद 18 में सबसे अधिक वृद्धि दर रहा, ठीक है, और वो था आपका 14.31। और उसके बाद एक साल गैप करके आप बताएंगे 2020 में सबसे अधिक योगदान था और वो था 10.28। तो इस प्रकार से आप यहां पर केवल इतने को बस याद कर लीजिए, बाकी तो आप सीक्वेंस से तो दूसरे को तो बताते ही हैं। तो 17 में सबसे कम वृद्धि दर, 18 में सबसे ज्यादा, 20 में सबसे ज्यादा योगदान। देखिए नेक्स्ट, अब देखिए यहां पर हम कुछ फसल ले रहे हैं, यानी कुछ खाद्यान्न में है, ठीक है। और तो यहां पर जैसे प्रमुख फसल ले रहे हैं, दो चीजें याद रखिएगा, उत्पादन और साथ ही साथ क्षेत्रफल में, 3 श्रेणियों में, पहला खाद्यान्न में, दूसरा दलहन में और तीसरा तिलहन में क्या स्थान है फसलों का। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से कई बार एग्जाम के क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप व्यापम की श्रेणी में जाएं तो व्यापम में आप देखते हैं जैसे कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि छत्तीसगढ़ का प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है, तो आप आंसर लेते हैं धान है। छत्तीसगढ़ का प्रमुख जो है दलहन फसल कौन सा है, तो आप बताते हैं चना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी पीएससी में 4 फसलों को देकर बोलता है कि इनको उत्पादन के आधार पर अथवा क्षेत्रफल के आधार पर आप इनको अरेंज कीजिए। तो यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, आप चाहें तो इसे न याद करें, ये कोई बहुत बड़ी समस्या की बात नहीं है। यानी आपसे डिजिट पूछने की संभावनाएं लगभग ना के बराबर होती हैं। तो आपको याद क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इसको यहां पर, ये देखिए घटता हुआ क्रम है, घटता हुआ क्रम है किसमें, क्षेत्रफल के अंतर्गत। हम बात कर रहे हैं किसी फसल को कितने क्षेत्र में बोया गया है। अगर इस आधार पर हम समझने का प्रयास करें तो हम कहेंगे छत्तीसगढ़ में सबसे पहला स्थान पे आता है धान, धान के बाद गेहूं, मक्का, कोदो कुटकी, छोटे अनाज, ज्वार और जौ। आप केवल इस एक को याद कीजिए, यानी क्षेत्रफल के आधार पर यहां पर अगर आप देखेंगे तो प्रमुख, सबसे प्रमुख क्या आता है, धान, धान के बाद आता है गेहूं। और अगर इसमें भी पूछा जाए तो आप 2 को ज्यादा प्रिपेयर करने का प्रयास करेंगे, यानी क्षेत्रफल के आधार पर खाद्यान्न में छत्तीसगढ़ का प्रमुख खाद्यान्न फसल आपका धान है और धान के बाद आता है आपका गेहूं, ठीक है। जबकि जब हम उत्पादन की, मतलब हम बात करते हैं उत्पादन, प्रोडक्शन की बात करेंगे, तो प्रोडक्शन के आधार पर याद रखिएगा गेहूं 3rd हो जाता है और मक्का 2nd हो जाता है। बस इतना ही बदलाव है। यानी आप इसको पहला दूसरा को आप चेंज कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, धान के बाद हो जाएगा मक्का, मक्का के बाद गेहूं और गेहूं के बाद बाकी की कहानी क्या रहेगी, सेम। यानी हम बोलेंगे कोदो कुटकी, छोटे अनाज, जौ और ज्वार। तो याद रखिएगा यहां पर इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं कि क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों के आधार पर छत्तीसगढ़ के खाद्यान्न की प्रमुख फसल कौन सी है, तो आंसर रहेगा आपका धान, ठीक है। जबकि दूसरे स्थान पर अगर बात करूंगा क्षेत्रफल की तो आंसर आएगा आपका गेहूं, जबकि उत्पादन की बात करेंगे तो आएगा मक्का। बाकी सब आपका सीक्वेंस क्या है, सेम है। इसमें याद रखिएगा केवल 2 फसल की बात करेंगे, जिसमें एक है आपका धान और एक दूसरा फसल है जिसे हम बात करेंगे कोदो कुटकी। ये दोनों जो है पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन बढ़ा है और बाकी सभी का पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन घटा है, ठीक है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यानी ये जो आप देख रहे हैं ये है वर्ष 2021-22 के आधार पर हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो 21-22 के आधार पर प्रमुख खाद्यान्न फसल छत्तीसगढ़ की अगर हम बोलेंगे तो वो रहेगा आपका धान, ठीक है, उत्पादन में और साथ ही साथ क्षेत्रफल के बुआई में भी। लेकिन अगर हम बात करें कि पिछले वर्ष की तुलना में कौन सी ऐसी 2 फसलें हैं जिनमें वृद्धि हुई है, तो आप याद रखेंगे कोदो कुटकी और धान, इन दोनों में पिछले वर्ष की तुलना में क्षेत्रफल में, ठीक है, मतलब जितने क्षेत्रफल में इनको बोया गया और साथ ही साथ जो उत्पादन है इसमें वृद्धि हुआ है। बाकी सभी में हम देखेंगे तो क्या है, इनका कमी पाई गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं दूसरे क्रम पर दलहन। तो दलहन के लिए अच्छी बात यह है कि ये उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों में सेम सीक्वेंस रखते हैं। यानी आपको क्या करना है, इसको याद करने की उतनी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जैसे हम बात करेंगे चना, तो 332.9 हेक्टेयर में इसे क्या किया गया, बोया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्षेत्रफल है। लेकिन आपको जो याद करना है वो याद करना है इसे मतलब
चना जो है वो आपके पहले स्थान पर है, लाख या तिवड़ा जो है वो दूसरे स्थान पर है, उड़द आपका तीसरे स्थान पर है, तुअर आपका चौथे स्थान पर है, कुल्थी पांचवा और मूंग मोट जो है वो क्या है आपका छठवें स्थान पर है। और ध्यान रखिएगा ये क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों आधार पर क्या है, ये सेम है, आपको दोनों को अलग करने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे कि मैं पहले बताया था, आपको पहला और दूसरा कम से कम याद होना चाहिए, यानी दलहन में उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों में पहला स्थान क्या आता है, चना का आता है, और उसके बाद लाख या तिवड़ा का आता है। ठीक है, और एक पॉइंट और देखिएगा, इसमें वेरिएशन ज्यादा है तो आप इसको चाहे तो छोड़ सकते हैं, बस प्रमुख जो है उसको याद रख लीजिएगा। जैसे चना पहले की तुलना में इस बार क्या है, अधिक क्षेत्रफल पर बोया गया था, इस बात को ध्यान रखना है। दूसरा, चना का उत्पादन भी पहले की तुलना में इस बार अधिक हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है आपका प्रमुख तिलहन। जब प्रमुख तिलहन की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा फिर वही बात, आपको ये क्षेत्रफल याद करने की आपको उतनी आवश्यकता नहीं है। ये डिजिट कभी एग्जाम में नहीं पूछता, रेयरली ही कभी एग्जाम में पूछ दिया तो पूछ दिया, अन्यथा पूछने की संभावनाएं नहीं है। तो आपको याद रखना है क्षेत्रफल के हिसाब से ये क्रम है, यानी पहले स्थान पर राई सरसों है, दूसरे स्थान पर सोयाबीन है, तीसरे स्थान पर आपका रामतिल है, चौथे स्थान पर मूंगफली है, पांचवें स्थान पर तिल है और छठवें स्थान पर अलसी है। तो यहां पर आपको दो को आप प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, दो को प्रिपेयर करेंगे, यानी मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में तिलहन में पहला स्थान जो है वो राई सरसों का है, लेकिन जब हम उत्पादन की बात करते हैं तो पहला स्थान किसका जाता है, मूंगफली का जाता है, जबकि दूसरा स्थान दोनों की स्थिति में किसका है, सोयाबीन का है। तो यहां पर इस बात को बहुत ही सावधानी से आप पढ़ेंगे कि क्षेत्रफल में तिलहन में पहला स्थान राई सरसों और उत्पादन में पहला स्थान मूंगफली का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर कुछ खास फसलों का दिया हुआ है, जैसे धान, मक्का, गेहूं, चना, सोयाबीन और मूंगफली। इसमें यह दिया हुआ है कि इनका उत्पादन किस वर्ष सबसे ज्यादा रहा और किस वर्ष सबसे कम रहा। तो आपको पता है कि धान हमारे छत्तीसगढ़ का प्रमुख खाद्यान्न फसल है, तो आप बताएंगे 2020-21 में इसका उत्पादन जो है सबसे ज्यादा रहा और 2015-16 में इसका उत्पादन क्या रहा, सबसे कम रहा। ठीक है, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, जैसे धान हमारा खाद्यान्न में प्रमुख है तो 2020-15, ठीक है। इसी प्रकार से आपको पता है गेहूं का भी हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान है, 18-19 में सबसे ज्यादा, 19-20 में सबसे कम। आपको पता है चना जो है प्रमुख तिलहन फसल है, तो चना प्रमुख तिलहन फसल है, तो फिर वही बात 18-19 में सबसे ज्यादा, 19-20 में सबसे कम। आपको पता है कि सोयाबीन हमारे लिए बहुत ही बड़ा महत्व रखता है, तो 2013-14 में सबसे ज्यादा और 2021-22 में सबसे कम। तो आप कम से कम इतने पॉइंट को याद कर लेंगे, जिसमें पहला आप लिखेंगे धान, दूसरा गेहूं, तीसरा चना और चौथा सोयाबीन। जिसमें खास बात यह है कि ये दोनों तो सेम ही है, तो आपको याद करना पड़ेगा ये ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला। ठीक है, तो इतने को आपको प्रिपेयर करना है कि किसी फसल का सबसे अधिक उत्पादन और सबसे कम उत्पादन किस वर्ष रहा है। ठीक है, इसके बाद ये जो नीचे दिया हुआ है इसको समझिएगा, ये जो है उत्पादकता के आधार पर, उत्पादकता और उत्पादन में क्या अंतर है आप समझिए। देखिए जब हम उत्पादन की बात करते हैं तो हम इस चीज को देखते हैं कि टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ है, लेकिन जब हम उत्पादकता की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं प्रति हेक्टेयर कितना प्रोडक्शन हुआ है। यानी अगर उत्पादन जो है टोटल वेट है तो उत्पादकता जो है वो पर यूनिट वेट है। आप इस बात को समझिए, यानी प्रति हेक्टेयर उत्पादन की मात्रा जो होती है वो उत्पादकता कहलाती है। तो या उत्पादकता को हम इफिशियंसी कह सकते हैं, दक्षता कह सकते हैं, किसी मतलब किसी फसल की अथवा किसी भूमि पर उस फसल के साथ मिलने वाले आउटपुट की बात कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि गन्ना जो है वो कई वर्षों से आप देख रहे हैं इस बात को कि गन्ना जो है, गन्ना की उत्पादकता सबसे ज्यादा होती है। ये 5316 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, यानी सबसे ज्यादा उत्पादकता के आधार पर छत्तीसगढ़ की प्रमुख फसल जो है वो गन्ना है। ठीक है,
दूसरे क्रम पर आता है आपका मक्का और तीसरे क्रम पर आता है आपका धान। जिसमें ध्यान रखिएगा पिछले वर्ष की तुलना में ये प्रोडक्टिविटी भी गन्ना का इंक्रीज हुआ है, बाकी सभी का इनमें जो आप टेबल में देख पा रहे हैं इन सभी का क्या हुआ, पिछले बार की तुलना में डिक्रीज हुआ है। यानी आपसे पूछेगा कि छत्तीसगढ़ की प्रमुख उत्पादकता वाली फसल है तो आंसर आएगा आपका क्या, गन्ना। ठीक है, लेकिन प्रमुख उत्पादन वाली फसल है तब आंसर आएगा आपका धान। इस बात को समझिएगा। यानी टोटल वेट के आधार पर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा धान का उत्पादन होता है, लेकिन अगर प्रति हेक्टेयर वेट के हिसाब से देखा जाए तो सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है। तो गन्ना प्रति हेक्टेयर के आधार पर अधिक है, इसलिए प्रति हेक्टेयर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के आधार पर गन्ना पहला, मक्का दूसरा, धान तीसरा और गेहूं चौथे क्रम पर है। आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये है राज्य में जैविक खेती। तो आपको पता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में 2014 से वर्ष 2014 से राज्य पोषित जैविक कृषि को मतलब प्रोत्साहित किया जा रहा है, जबकि 2016 से केंद्र प्रवर्तित परंपरागत, याद रखेंगे, परंपरागत कृषि विकास योजना को संचालित किया जा रहा है। और दोनों का मतलब है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी हम कहेंगे कि यहां पर जैविक कृषि को क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। तो आप ध्यान रखेंगे इस बात का कि छत्तीसगढ़ में कुल 5 जिले ऐसे हैं जो पूर्णतः जैविक जिले घोषित किए गए हैं। आप चाहें तो इसको याद रखेंगे, एक बस्तर और दूसरा क्या है, रायपुर। 2 संभाग के अंतर्गत हम इंक्लूड कर रहे हैं। बस्तर के अंतर्गत आता है आपका बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा और दंतेवाड़ा। तो चाहे तो आप इसको कोड बनाकर बिनासु, दंते, गरिया इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। जैसे गरियाबंद आपका रायपुर जिले में, रायपुर संभाग के अंतर्गत आता है। तो आप कहेंगे 5 ऐसे जिले हैं छत्तीसगढ़ में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, और इससे पहले भी यही आंकड़ा था कि जो छत्तीसगढ़ के पूर्णतः जैविक जिले के श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। यानी यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है। जो इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, इनके उपयोग एक मानक के स्तर पर जो है वो बहुत ज्यादा कम रखा जाता है, लगभग ना के बराबर रखने का प्रयास किया जाता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर आप याद रखेंगे छत्तीसगढ़ के 5 जिले, जिसकी बस्तर संभाग में बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा और दंतेवाड़ा, और रायपुर संभाग में क्या आता है आपका, गरियाबंद। इस बार आर्थिक सर्वेक्षण में मुझे आशा था कि 33 जिले के हिसाब से इसको चेंज करेगा, लेकिन चेंज न करते हुए इन्होंने सिर्फ 22 जिले लिखे हुए हैं। 22 जिलों के एक एक विकास खंड को भी क्या करना है, ये पूर्णतः आपका जैविक जिला बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, वर्ष 2021-22 में जैविक खेती मिशन के तहत 15,000 एकड़ में, याद रखेंगे, तथा परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत 52,500 एकड़ में क्रियान्वयन करके कुल 67,500 एकड़ क्षेत्र में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी ऊपर में जो योजनाएं आपकी लिखी हुई हैं उनके बारे में बोलता है कि 15,000 एकड़ में राज्य के द्वारा और 52,500 एकड़ में केंद्र के द्वारा परंपरागत कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम। नेक्स्ट है कृषि विपणन। ठीक है, यहां से आप देखेंगे कई बार वनडे एग्जाम में एकदम सिंपल सा प्रश्न पूछ देता है कि कृषि उपज मंडियों की संख्या कितनी है, तो आंसर रहता है 69, या उप मंडी की संख्या कितनी है, तो आंसर रहता है 118। तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि जो कृषि उपज मंडी जो होती है, बेसिकली अगर हम देखें तो ये देखा जाता है कि कृषकों में साक्षरता का अभाव है। आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि भारत में भी जो कृषक वर्ग है उसमें साक्षरता या अवेयरनेस, जागरूकता उस स्तर की नहीं पाई जाती जो शहरी क्षेत्रों में लोगों में पाई जाती है। तो ये अधिकतर देखा जाता है कि उनके अनाज के साथ खरीदी के समय उनको सही मूल्य मिलने में कोई दिक्कत न जाए, यानी उनको कोई शोषण के शिकार ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए कृषि उपज मंडी की स्थापना की जाती है। साथ ही साथ जो उनको मूल्य है, मूल्य जो दिया जा रहा है वो सही समय पर उनको मूल्य अवेलेबल कराया जाए, इसका भी एक लक्ष्य रहता है। और तीसरा, विपणन की सुविधा उपलब्ध कराना, ताकि उनको एक प्रॉपर मंच मिल जाए जिससे इनको धान कहाँ बेचना है या इनके द्वारा उत्पादित फसलों को कहाँ बेचना है, ये प्रॉपर चीजें हो जाएं। और ये विपणन यानी बेचने से संबंधित जागरूकता फैलाना, सही मूल्य के बारे में जानकारी देना, ये सभी जो होती है कृषि उपज मंडियों का काम होता है। तो छत्तीसगढ़ में ऐसे कृषि उपज मंडियों की संख्या 69 और जो उप मंडियां हैं उनकी संख्या 118 है।
आगे बढ़ेंगे हम। देखिए, छत्तीसगढ़ में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला अधिकतर देखा जाता है। इस बात को आप समझ सकते हैं कि जब भी हमको क्रॉप प्रोडक्शन चाहिए होता है तो ये मिट्टी का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि मिट्टी में आपको पता है बहुत से मिनरल्स पाए जाते हैं, और वो मिनरल्स जो होते हैं चाहे सोडियम हो, पोटेशियम हो, ठीक है, या मैं बात करूंगा आपका एनपीके है, अलग अलग रेशियो में होते हैं। तो वो क्या होते हैं, प्लांट के ग्रोथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, बहुत ही इनकी एक सकारात्मक भूमिका होती है। आप अधिकतर देखते होंगे कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में उतनी हम कहेंगे खाद्यान्न की उपज नहीं ली जाती जितना महानदी बेसिन में लिया जाता है। तो उसके पीछे आप कई कारण पाते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी क्षेत्र है वहां की मिट्टियां उस न्यूट्रिएंट्स को नहीं रखती, उस पोषक पदार्थ को नहीं रखती जितना कि महानदी की रखती हैं। महानदी में एक सिंचाई की एक प्रॉपर सुविधा उपलब्ध है। तो हम कह सकते हैं कि किसी मिट्टी की गुणवत्ता जो होती है वो उस स्थान की उत्पादकता को निर्भर करती है। तो किसी स्थान की मिट्टी की गुणवत्ता कैसे है इसको परखने के लिए मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला बनाया जाता है, सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी। और ये सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी जो है इसकी संख्या छत्तीसगढ़ में 11 है, और जो सब लेबोरेटरी बनाई गई हुई है यानी उप जो प्रयोगशाला बनाई गई हुई है इनकी संख्या 111 है, ठीक है। तो ये दोनों डिजिट को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से अगर हम उद्यानिकी की बात करें, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में जाए, हॉर्टिकल्चर मतलब आप देखते हैं जिसमें पुष्प हो गया, मसाला हो गया, ठीक है, जिसमें औषधीय पौधे हो गए, मेडिसिनल प्लांट हो गए, ठीक है, या हम बात करेंगे जिसमें सुगंधित पुष्प पौधे आ जाते हैं, इनको हम काउंट करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर कि जो कुल रकबा है जितने क्षेत्र पर यह उद्यानिकी कृषि की जाती है वो कुल रकबा आपका आता है 8,03,653 हेक्टेयर, जबकि आपको ये डिजिट जानने की उतनी आवश्यकता नहीं है। और अगर मैं इसमें उत्पादन की बात करता हूं तो इसमें याद रखिएगा ये लगभग 1,97,052 आपका मेट्रिक टन का उत्पादन किया जाता है। लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये दोनों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आपको जो जानना है बेसिकली वो क्या जानना है, आपको जानना ये है कि इनमें सीक्वेंस क्या है छत्तीसगढ़ में क्षेत्रफल के आधार पर, उत्पादन के आधार पर और उत्पादकता के आधार पर। ये तीनों पॉइंट्स आप समझ पा रहे हैं, यानी क्षेत्रफल मतलब कितने क्षेत्रफल पर बोया जाता है, उत्पादन यानी टोटल क्वांटिटी कितनी निकलती है, उत्पादकता यानी प्रति हेक्टेयर कितनी क्वांटिटी है। इन तीनों के आधार पर देखिए अगर हम, तो हमको देखने के लिए मिलता है कि सबसे पहला स्थान, इसको रटने की जरूरत नहीं है, आप अपने दैनिक जीवन में अपने लाइफ, अपने फैमिली, अपने किचन को देखते हुए महसूस करें कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपके घर में सबसे अधिक खपत किसकी है, अगर मैं इन ऑप्शनों को देता हूं सब्जी, फल, मसाला, तो आप बताएंगे कि सबसे ज्यादा उपयोग हमारे यहाँ क्या होता है, तो आपका आंसर क्या आएगा, सब्जी। तो सोच लीजिए कि छत्तीसगढ़ में प्रति हेक्टेयर टोटल क्षेत्रफल और उत्पादन तीनों में पहला स्थान किसका है, हॉर्टिकल्चर में सब्जी का है। सब्जी के बाद आप बताएंगे होता है फल, ठीक है, फल के बाद होता है मसाला, मसाला के बाद होता है पुष्प, पुष्प के बाद होता है औषधि एवं सुगंधित, यहां पर बात करेंगे हम फसल। तो ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप खुद से इमेजिन करके महसूस कर सकते हैं कि आपके लिए किसकी आवश्यकता अधिक है। आप पर डे सब्जी खाते हैं, सब्जी फल से ज्यादा क्वांटिटी सब्जी की रहती है, उसके बाद फल के बाद आप पूजा पाठ में, और मतलब आप मसाला का जो प्रयोग करते हैं वो जो सब्जी बनाने के लिए, उसके बाद फिर फूल के बाद जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं, दवाई वाले औषधीय पौधे होते हैं, उनका उत्पादन किया जाता है। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट, जल संसाधन, ठीक है। जल संसाधन भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, यहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में अगर जल संसाधन की बात करें तो छत्तीसगढ़ का, अगर मैं क्षेत्रफल की बात करता हूं तो जहां पर छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 135,192, ठीक है, वर्ग किलोमीटर देखते हैं, अगर 1,35,192 वर्ग किलोमीटर को हम हेक्टेयर में चेंज करें तो आप बताएंगे 137.9 लाख हेक्टेयर की छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल है, ठीक है। उस क्षेत्रफल के आधार पर अगर हम देखें तो जब राज्य का गठन हुआ था, यानी मैं बात कर रहा हूं 1 नवंबर
2000 की स्थिति। तो 1 नवंबर 2000 की स्थिति में राज्य में 13,28,000 हेक्टेयर सिंचाई सुविधा उपलब्ध थी। यानी उस समय जब बात कर रहा हूं कि आपको पता होगा 26वें नंबर के क्रम के तौर पर छत्तीसगढ़ राज्य 1 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। उस समय हमारे मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी थे। तो राज्य जब अस्तित्व में आया दक्षिण पूर्वी विभाग मध्य प्रदेश का लेकर, तो उस समय सिंचाई क्षमता जो थी वो 13,28,000 थी। लेकिन वर्तमान की स्थिति जो मार्च 2022 तक को देखा जाए, तब की स्थिति में 21,47,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता है। सिंचाई क्षमता कितनी है? 21,47,000 हेक्टेयर। और अगर आप इन दोनों के बीच को देखेंगे अंतराल, तो ये 8,19,000 हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। यानी विगत में बात करूं तो लगभग 22 वर्ष कुछ महीने के अंतराल में छत्तीसगढ़ में यहां पर कुल 8,19,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता में वृद्धि हुई है। और ये छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का, याद रखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं ना 21,47,000, तो हम इसे कहेंगे छत्तीसगढ़ के, एक प्रकार से हम बात करेंगे तो सिंचाई क्षमता के आधार पर ये 38.75% जो है सिंचाई क्षमता उपलब्ध है। इसको ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट, छत्तीसगढ़ में टोटल कितने क्षेत्रफल पर सिंचाई की क्षमता है? तो आंसर क्या आएगा? 21,47,000 हेक्टेयर। ठीक है। फिर ये छत्तीसगढ़ के जो सिंचाई क्षमता है वो जितने क्षेत्रफल पर बोया जाता है कृषि के लिए, वो कितना प्रतिशत है? तो आंसर क्या रहेगा आपका? वो रहेगा आपका 38.75%। और राज्य गठन से यह जो है कुल 8,19,000 हेक्टेयर क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहां पर आगामी वर्षों में, मतलब आने वाले समय में, कुल बोए गए क्षेत्रफल का 75%, यानी जितना क्षेत्रफल में बुआई होती है उसका 75%, यानी मैं बात कर रहा हूं 43 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल। इस क्षेत्रफल में से जो 75% आता है वो है 32 लाख हेक्टेयर। और उस 32 लाख हेक्टेयर को सरफेस वाटर से इरिगेशन लाने का टारगेट रखा गया है। इस बात को ध्यान से समझिएगा। यानी छत्तीसगढ़ में कुल 43 लाख हेक्टेयर में बुआई होती है। उस 43 लाख हेक्टेयर का जो यहाँ पर 75% है वो कितना आ रहा है आपका? 32 लाख हेक्टेयर आ रहा है। तो उस 32 लाख हेक्टेयर को सरफेस वाटर से इरिगेशन बनाने का टारगेट राज्य शासन ने लिया हुआ है। ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये वाला जो पार्ट है, आप अगर प्रीवियस ईयर में जाएं तो आपको पता चलेगा, यहां से भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। खास तौर पे ये वाला पार्ट, और इसमें भी अगर मैं बात करूंगा तो ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हो जाता है वो ये वाला पार्ट आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो वर्तमान में जो कि 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई क्षमता रखता है उसको वृहद बोलते हैं परियोजना। आप छत्तीसगढ़ में इसको परियोजनाओं को पढ़ते हैं कि वृहद कौन सा है, मध्यम कौन सा है, लघु कौन सा है। मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं। राज्य में वर्तमान में कुल 8 आपके वृहद परियोजनाएं हैं, और 4 जो है निर्माणाधीन है। मतलब 8 जो है वो कंप्लीटेड है। ठीक है। और 4 आपके जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन में चल रहे हैं। ठीक। इसी प्रकार से 38 जो है वो मध्यम परियोजनाएं हैं, और मध्यम परियोजनाएं निर्माणाधीन में कितनी है? 0 है, एक भी नहीं है निर्माणाधीन में अभी। इसके अलावा 2477 आप बताएंगे लघु परियोजनाएं हैं। कितनी है? 2477। और 340 जो है वो निर्माणाधीन है। 30 यहां पर याद रखना आपको नलकूप योजनाएं हैं और 1 निर्माणाधीन है। इसी प्रकार से एनीकट और स्टॉप डैम 806 है और 199 जो है वो निर्माणाधीन है। इसको एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। जबकि अगर हम बात करें तो राज्य गठन के समय केवल 3 वृहद परियोजनाएं हुआ करती थी। अभी वर्तमान में 8 है और 4 निर्माणाधीन है। राज्य के गठन के समय में 29 जो थी वो मध्यम परियोजनाएं थी, अभी 38 हैं और 1 भी निर्माणाधीन नहीं है। लघु परियोजनाएं 1945 थी राज्य गठन के समय में, वर्तमान में 2477 है और 340 निर्माणाधीन है। जो नलकूप योजनाएं थी वो 1 भी नहीं थी, वर्तमान में 30 है और 1 निर्माणाधीन है। उस समय एनीकट स्टॉप डैम, मतलब इनके विवरण नहीं मिल रहे हैं हमको, अल्टीमेटली यहाँ पर विवरण नहीं मिल रहा है, मतलब ऐसा नहीं कर सकते नहीं थे, मतलब विवरण नहीं मिल रहा है एक्चुअल में। तो एनीकट स्टॉप डैम वर्तमान में 806 है और 199 यहाँ पर क्या है? निर्माणाधीन है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, ये 2017 के एक आकलन बेस के अनुसार एक रिपोर्ट है कि छत्तीसगढ़ में जहां पर कुल 146 ब्लॉक यानी विकासखंड है,
ठीक है, तहसील की संख्या तो काफी ज्यादा है। 146 विकासखंड के साथ राज्य अस्तित्व में आया था, आज भी 146 विकासखंड के साथ में है। तो जो 146 विकासखंड है उस 146 विकासखंड में याद रखेंगे 122 जो है वो सुरक्षित है, यानी इरिगेशन की दृष्टि से 122 जो है वो सेफ जोन में है, यानी प्रोटेक्टेड है एकदम। लेकिन ये दोनों जो स्थिति आप देखते हैं, आप केवल दो को याद कीजिए। पहला 22 जो है आंशिक तौर पर क्या है, संकट की स्थिति में है, और 2 जो है पूर्णतः संकटग्रस्त है। तो 2 ही फैक्ट याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के विकास खंड में 2 विकास खंड ऐसे हैं जो कंप्लीटली डेंजर्ड जोन में है, और आपके 22 ऐसे हैं यहां पर जो पार्शियली डेंजर्ड जोन में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम यहां पर नेक्स्ट है सिंचाई को लेकर, यहां पर आपको ये याद रखना है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्रम पूछता है, 1-2 बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा 56% के अराउंड जो है सिंचाई नहर से किया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा सिंचाई छत्तीसगढ़ में किसके माध्यम से होता है, तो आपका आंसर क्या आएगा, नहर के माध्यम से। मतलब छत्तीसगढ़ में इरिगेशन का जो बेस है, ठीक है, वो इरिगेशन का बेस अगर हम बात करेंगे तो क्या है हमारा, हम बात करेंगे यहाँ पर नहर के द्वारा है, कैनल के माध्यम से किए जाते हैं। दूसरी स्थिति तालाब की बनती है। ठीक है, नहर के बाद देखिए नलकूप सहित अन्य साधन आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर जो स्थिति बनती है वो तालाब का है, 1.53 है। उसके बाद फिर 0.73 कुएं का बनता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर 56 के बाद ये आ गया 41.67, ये नलकूप सहित अन्य साधन है। तो आप अगर क्रम से अरेंज करेंगे तो सबसे पहला स्थान आता है नहर, फिर नलकूप सहित अन्य साधन, फिर तालाब, और फिर क्या आता है आपका कुआं। अगर ये परसेंटेज याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद सिंचाई के आधार पर अगर हम बात करेंगे, देखिए ये आपके एक रिपोर्ट है 30 जून 2022 का, एक बेस टाइम है 30 जून 2022। तो इस बेस को लेकर याद रखिएगा क्षेत्रफल और प्रतिशत के आधार पर सिंचाई में सर्वाधिक और न्यूनतम कौन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ध्यान रखना आपको कि जांजगीर चांपा जिला जो है वो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज्यादा सिंचित जिला है, और प्रतिशत के आधार पर याद रखिएगा अगेन जांजगीर चांपा सबसे अधिक सिंचाई क्षमता वाला प्रतिशत में भी क्या है आपका जिला है। जबकि क्षेत्रफल में याद रखेंगे नारायणपुर सबसे कम सिंचाई का है, और दंतेवाड़ा प्रतिशत में कितना है आपका, सबसे कम है। अब इन दोनों को समझिए ये ऐसा क्यों है। देखिए एक्चुअल में सिंचाई क्षमता जो होती है हेक्टेयर में अवेलेबल होती है। तो मान लीजिए कहीं पर इतना हेक्टेयर है टोटल, तो वो सबसे ज्यादा हो गया। ठीक है, लेकिन जितनी कुल आवश्यकता है उसमें कितना प्रतिशत है, उस प्रतिशत के आधार पर, जैसे आपको ये समझ में आया कि 2,44,292 हेक्टेयर की क्षमता अवेलेबल है जांजगीर चांपा में। ठीक है, जितनी क्षमता की आवश्यकता है, मतलब जितनी सिंचाई की आवश्यकता है, वो कुल जो है, कुल का ये कितना है आपका 84% है, यानी प्रतिशत में भी जांजगीर चांपा क्या हो गया, आगे हो गया। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा नारायणपुर की जब हम बात करते हैं तो नारायणपुर में 181 हेक्टेयर क्षमता है। तो नारायणपुर में जो क्षेत्रफल है ना 181 हेक्टेयर, इससे ज्यादा आपका पड़ता है कहां पर, दंतेवाड़ा में। लेकिन अंतर यह है कि दंतेवाड़ा का वो क्षेत्रफल प्रतिशत के आधार पर 0 पॉइंट समथिंग आता है, जबकि ये प्रतिशत के आधार पर 0 पॉइंट समथिंग नहीं आता। तो यहां पर याद रखिएगा कि क्षेत्रफल के आधार पर जांजगीर चांपा में सबसे अधिक सिंचाई और नारायणपुर में सबसे कम। जांजगीर चांपा में प्रतिशत में सबसे अधिक सिंचाई 84% और दंतेवाड़ा में सबसे कम 0% है। तो ये आपके मन में डाउट बन सकता है कि 181 है, यहाँ 0% है, तो क्यों ना 0% दंतेवाड़ा को भी यहां रख रहे हैं। तो आप समझिएगा ये 0 पॉइंट समथिंग परसेंट है, और जो 0 पॉइंट समथिंग परसेंट है वो आपका याद रखेंगे क्षेत्रफल के आधार पर नारायणपुर उससे कम है, जबकि प्रतिशत के आधार पर दंतेवाड़ा उसमें क्या है, कम है। इस दोनों के अंतर को आपको समझना होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसी प्रकार से याद रखिएगा ये जो हमने देखा था, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपने सिंचाई देखा था ये कुल का है, मतलब मैं बात कर रहा हूं किसके लिए बात कर रहा हूं, आपका कुल सिंचित क्षेत्र के बारे में बात कर रहा हूं। अब इसमें हम सेपरेट कर देते हैं किसको, निरा यानी नेट इरिगेशन को अगर हम देखें
तो आपको आंसर में कोई बदलाव देखने के लिए नहीं मिलेगा, नाम ही आपको याद रखना है। तो जांजगीर चांपा सबसे ज्यादा, नारायणपुर सबसे कम। ठीक है, यहां पर जांजगीर चांपा सबसे ज्यादा, दंतेवाड़ा सबसे कम। प्रतिशत बदला है, वहां पर 84 पढ़ रहे थे, यहां पर क्या हो जाएगा 94% हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते फिर हम। नेक्स्ट ये देखिए, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जो कृषि सिंचाई योजना है, इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ की 3 परियोजनाओं को इसमें जोड़ा गया है, जिसमें पहला आप देखते हैं खेलो परियोजना, दूसरा है खारंग और तीसरा है मनियारी। यानी छत्तीसगढ़ की जो 3 बृहद परियोजनाएं हैं, खेलो, खारंग और मनियारी, इनको प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत क्या किया गया है, जोड़ा गया है। टोटल 99 महत्वपूर्ण योजनाओं को इसमें शामिल किया गया है पूरे भारत में। ठीक है, उस 99 में छत्तीसगढ़ से कितने शामिल हैं आपके, 3, खारंग, मनियारी और खेलो। इसी प्रकार से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको पशुधन, ये एग्रीकल्चर का ही पार्ट होता है, एनिमल हस्बेंड्री जो है। तो एनिमल हस्बेंड्री में आप याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में 1,59,00,000 पशुधन है। यानी पशुओं की संख्या जब हम काउंट करते हैं तो 1,59,00,000 दिखता है, जबकि 1,87,00,000 कुक्कुट एवं बतख है। यानी बर्ड्स के काउंट, मतलब मुर्गे और जो बतख ये सब आ रहे हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, 1,87,000। तो दोनों की संख्या आप याद रखिएगा। अब सीधी सी बात है, याद रखिएगा, इसका जीएसडीपी में योगदान जो है, छत्तीसगढ़ राज्य घरेलू में योगदान 1.65% है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि 4.58% है। ठीक है, सर्वाधिक वृद्धि हमको 2018-19 में दिखता है और न्यूनतम वृद्धि हमको 2020-21 में दिखता है। तो बस ये इतने ही पॉइंट को आपको ज्यादा फोकस करके ध्यान रखना है कि पशुधन की संख्या 1,59,00,000, कुक्कुट बतख की संख्या 1,87,00,000 और अभी योगदान जो है 1.65% और पिछली बार की तुलना वृद्धि 4.58%, जबकि सबसे अधिक वृद्धि 2018-19 में और सबसे कम वृद्धि 2020-21 में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट देखिए, कभी कभी ना इनकी संख्याओं को लेकर क्रम में अरेंज करने के लिए बोलता है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि अब इतने अच्छे इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं कि इनकी संख्या आपसे नहीं पूछेगा कि बताइए कि भैंस कितने हैं, गाय कितने हैं, फिर भी कभी पूछ दे तो आपको पता होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ में इसको याद करने की मुझे नहीं लगती कि बहुत ज्यादा आपको आवश्यकता है। पशुधन में विशेष यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए इनकी संख्या ध्यान रखिएगा, बकरी की संख्या जो है 40 लाख है। ठीक है, एक अमूमन बता रहे हैं। ठीक, उसके बाद आपका आता है भैंस की संख्या 36 लाख, फिर गौवंशी प्रजनन योग्य की संख्या 32,99,000 और उसके बाद सुकर जो सुअर है उनकी संख्या 5,27,000। तो इस संख्या के हिसाब से आपको क्या करना होगा, इसको अरेंज करना होगा। लेकिन मैं इसको लेस इंपॉर्टेंट में रखता हूं, यहां से प्रश्न बनने की संभावनाएं अब उतनी नहीं रह गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम। अगला है मत्स्य विकास, यानी जो फिशरीज देखते हैं ना, मत्स्यन में हम समझें तो याद रखिएगा, ये कुछ आंकड़े हैं जिनको आपको ध्यान रखना है कि राज्य में कुल 1.999 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र उपलब्ध है। यानी वाटर एरिया की अगर हम बात करें तो वो आपका यहां पर हमको दिखता है 1,99,900। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, 1,99,900 हेक्टेयर हमको यहां पर जल क्षमता दिखती है, जिसमें से याद रखिएगा 1.961 लाख हेक्टेयर जल में मछली पालन किया जाता है। और ये जो किया जा रहा है, ये कुल का जितना वाटर अवेलेबल है उस कुल का 98.09% है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मतलब छत्तीसगढ़ में जो जल क्षेत्रफल है, वो जल क्षेत्रफल हमको 1,99,900 हेक्टेयर हमको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, उसमें याद रखना है 1,96,100 जो है वो मछली पालन किया जा रहा है। और जब मछली पालन किया जा रहा है तो ये जो है 98.09% क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है। मछली पालन को देखें तो ये 2.17% का योगदान रखता है छत्तीसगढ़ राज्य सकल घरेलू उत्पाद में, और पिछले वर्ष की तुलना में 7.09% क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है।
ठीक है, समझ में आ रहा है आपको पॉइंट। 1.999 जल क्षेत्रफल है, 1.961 मछली पालन किया जाता है, कुल का 98.09% है, योगदान 2.17% है, पिछले बार की तुलना में वृद्धि 7.09% है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट यहां पर आपका जो एग्रीकल्चर था वो एग्रीकल्चर का पार्ट यहां पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद मैंने आपसे चर्चा किया था कि हम एग्रीकल्चर के साथ ही साथ एक विद्युत इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक को देखेंगे, तो विद्युत को थोड़ा समझते हैं। देखिए, विद्युत के अंतर्गत याद रखिएगा जलापूर्ति, गैस और विद्युत तीनों को एक साथ लिया जाता है। तो यहां पे याद रखना आपका विद्युत का छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 10.87% है वर्ष 2022-23 में। तो वर्ष 2022-23 में जो इसका योगदान रहा वो कितना था आपका 10.87%, जो पिछले बार की तुलना में 11.14% की वृद्धि हुई है। तो आप याद रखेंगे ये 29,64,205 करोड़ रुपए का इनकम यहां से जनरेट हुआ, और इस इनकम के जनरेशन के साथ ही साथ ये कुल जीएसडीपी में 10.87% और वृद्धि की तुलना में 11.14% है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा इसका सबसे अधिक वृद्धि हमको 17-18 में देखने को मिलता है और सबसे कम वृद्धि हमको 18-19 में देखने के लिए मिलता है। इसको देख लीजिए, सीक्वेंस से ही है बिल्कुल, 17-18 में सबसे अधिक वृद्धि और 18-19 में सबसे कम वृद्धि है। ठीक है, कुछ फैक्ट हैं जिसको जानना होगा आपको, जैसे राज्य का जब गठन हुआ तो उस समय 1360 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता था। यानी अगर मैं बात करूं आपसे 1 नवंबर 2000 की स्थिति, तो 1 नवंबर 2000 की स्थिति में 1360 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता था, लेकिन वर्तमान में 2984.7 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है, और ये राज्य गठन के पश्चात 119% की वृद्धि को दर्शा रहा है। यानी आप कहेंगे कि राज्य की जब स्थापना हुई 1 नवंबर 2000 को, तो कुल उत्पादन कितना था 1360 मेगावाट था। ठीक है, लेकिन अभी की स्थिति में अगर हम देखेंगे तो ये 2984.7 मेगावाट हो चुका है, और तब से और अब के बीच की स्थिति में 119% वृद्धि हुई। आप देखेंगे तो जस्ट दुगुना से अधिक है। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए 2984.7 मेगावाट, तो आप कहेंगे कि इसमें 2840 मेगावाट यानी कुल का 95.15% जो है वो थर्मल प्रोडक्शन होता है, यानी तापीय कोयले के द्वारा उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, यानी 100 का 95.15% यानी कितना हो रहा है 2840 मेगावाट। ये किससे किया जा रहा है आपका, तो आप बताएंगे ये किया जा रहा है आपका थर्मल प्रोडक्शन है। इसी प्रकार से 4.64% जो है 138.7 मेगावाट ये जल से उत्पादन किया जा रहा है, और 6 मेगावाट यहां पर याद रखेंगे 0.20% ये आपका अदर है। वही भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना जो आप पढ़ते हैं, 6 मेगावाट का वहां पर गन्ने की खोई से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका क्लासिफिकेशन आप छत्तीसगढ़ में सेपरेट पढ़ते भी हैं कि जो 138 मेगावाट पढ़ रहे हैं इसको आप अलग अलग स्तर पर देखते हैं। ठीक है, तो मतलब इसको आपको अच्छे से थोड़ा सा एक बार छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट को भी साथ में लेते हुए आप देखेंगे इसे। ठीक है, जैसे मैं सिंपल सी बात करूं तो 120 मेगावाट अलग है। ठीक है, उसके बाद फिर पढ़ते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल के लिए पढ़ते हैं, सीकाकार पढ़ते हैं, तो ये एक अलग पॉइंट बन जाता है हमारा, ध्यान दीजिएगा। बात ये आता है कि विद्युत वितरण की हानि। ठीक है, अभी 2021-22 में अगर देखा जाए तो विद्युत वितरण की हानि 18.17% है। कितना है ये 18.17%, जो कि 2020-21 की तुलना में ये 7.6% अधिक है। मतलब अभी जो है 18.12% विद्युत वितरण की हानि है। यानी विद्युत वितरण मतलब आप विद्युत को एक ही स्थान से दूसरे स्थान लेके जा रहे हैं तो मीडियम के कारण यानी माध्यम के कारण लॉस हो रहा है। इसके अलावा ऐसे जो कोई भी उसका पेमेंट नहीं कर रहा है, जो कटिया लगाकर विद्युत का उपयोग कर ले रहे हैं, वो भी एक प्रकार की विद्युत लॉस ही है। तो ऐसे विद्युत लॉस की मात्रा जो है वो 18.12% है, और पिछले बार की तुलना में क्या हुआ है, इसमें 7.6% की वृद्धि हुई है। ठीक है, अगर यहां पर दो चीजों में हम डिवाइड करेंगे, वर्गवार उपभोक्ता यानी कंज्यूमर और कंजम्पशन, इन दोनों को समझिएगा। उपभोक्ता यानी जो विद्युत का उपयोग कर रहा है,
ठीक है। और कंजप्शन यानी उपयोग की मात्रा, जैसे मान लीजिए हम अगर मान लीजिए यहाँ पर अलग अलग श्रेणियों में उपभोक्ताओं को बांटा जाएगा, बीपीएल है, घरेलू है, एग्रीकल्चरल है, इंडस्ट्रियल है, तो वो उपभोग करता है और वहां पर लगने वाली विद्युत की जो मात्रा है वो उपभोग यानी कंज्यूप्शन है। ठीक है, तो याद रखिएगा यदि उपभोगकर्ता के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा घरेलू है 53.17%, यानी आधे से ज्यादा तो केवल डोमेस्टिक पर्पस से इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद जो आप देखते हैं बीपीएल सेकेंड नंबर पर आता है 28.15% बीपीएल। थर्ड नंबर पर आते हैं कृषि हितग्राही। कृषि हितग्राही मतलब ऐसे जिनको बेनिफिट दिया जा रहा हो एग्रीकल्चर में। ठीक है, फिर आते हैं गैर घरेलू 6.27% और फिर आते हैं औद्योगिक श्रेणी जो कि 0.61%। गैर घरेलू मतलब जैसे मान लीजिए नगर निगम की सड़कें हैं वहां पर लाइट लगाई गई हुई हैं और सरकार के ऑफिसेस हैं, कार्यालय हैं, ये सब चीजों में। ठीक है, तो याद रखिएगा घरेलू, फिर बीपीएल, फिर कृषि हितग्राही, फिर गैर घरेलू और फिर लास्ट में क्या आएगा औद्योगिक श्रेणी। तो ये एक प्रकार से कहेंगे किया जा रहा है। ठीक है, याद रखेंगे वर्ष 2021-22 के अंत में कुल 60,24,000 जो है विद्युत के उपभोक्ता हैं। ठीक है, मतलब टोटल कंज्यूमर जो है छत्तीसगढ़ में वो कितने हैं आपके 60,24,000। इससे पहले आया 40,10,000 कृषक परिवार है। ठीक है, कृषक परिवार जो है एग्रीकल्चरल फार्मर फैमिली जो है वो है आपका 40,10,000, जबकि इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करने वाले जो कंज्यूमर्स हैं वो कंज्यूमर्स की संख्या कितनी है 60,24,000। ठीक है, और ये पिछले वर्ष की तुलना में 1.02% बढ़ा है। कितना बढ़ा है 1.02% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अब देखिए विद्युत में ही हम अगला इसका उपभोग देखेंगे यानी कंज्यूप्शन। ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत है, इसका उपयोग किस श्रेणी से किया जा रहा है? तो आप बताएंगे इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है उद्योग में, इंडस्ट्री में। देखिए वहां आपने देखा था उपयोग करने वाले लोगों की संख्या किसमें ज्यादा है, तो वह डोमेस्टिक पर्पस में, यानी घर जो है वो ज्यादा, लेकिन मात्रा के आधार पर देखें तो सबसे आगे क्या है आपका उद्योग है। ठीक है, मात्रा के आधार पर देखेंगे तो दूसरे नंबर पर आपका आता है जिसे हम कहेंगे घरेलू, तीसरे में 19% के साथ कृषि, फिर आपका अगला आता है गैर घरेलू। ठीक है, और फिर आपका आता है ये 2.0 मतलब उसके बाद ये बीपीएल हितग्राही याद रखिएगा 4.50% और फिर सार्वजनिक उपयोग आएगा जो कि 2.37%। यानी अगर आप देखना चाहें तो सबसे ज्यादा उद्योग, फिर घरेलू, फिर कृषि, कृषि के बाद आपका आता है गैर घरेलू। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो आपका आएगा बीपीएल हितग्राही और फिर आता है सार्वजनिक क्षेत्र में उपभोग। जैसे मतलब आप कहेंगे जहां पर वाटर से रिलेटेड काम चल रहा है या सड़क है, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, वहां पर बिजली की तारें बिछाकर स्ट्रीट लाइट लगाई हुई हैं तो वहां पर कंजप्शन किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे वर्ष 2021-22 में समस्त प्रकार के उपभोग खपत की अगर हम बात करेंगे तो ये 21-22 में 25,161.29 मिलियन यूनिट थी। यानी अगर मैं 21-22 में बोलूंगा तो टोटल जो खपत की गई वो कितना था, ये था आपका 25,161.29 मिलियन यूनिट, जबकि ये पिछले वर्ष की तुलना में 1.07% वृद्धि क्या है अधिक है। तो पिछले वर्ष की तुलना में ये 1.07% अधिक है। तो यहां पर हमने दो सेगमेंट मेनली कंप्लीट किया, एक था हमारा एग्रीकल्चर और दूसरा था इलेक्ट्रिसिटी यानी हम कहेंगे विद्युत। तो फिर नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट तीसरे क्रम का वीडियो आएगा उसमें हम किसी और 2-3 टॉपिक को मर्ज करके प्रयास करेंगे कंप्लीट करने का। चलिए फिर आज के लिए इतना ही है दोस्तों, धन्यवाद।